टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। रिंकू हत्याकांड का पूरा सच क्या है? परिवार के आरोप सच्चे हैं या दिल्ली पुलिस की थ्योरी ठीक है? इस जवाब का इंतजार हर किसी को है। क्राइम ब्रांच को रिंकू शर्मा मर्डर केस ट्रांसफर किए जाने के बाद जांच तेज हो गई है। आज दोपहर 2 बजे सीएफएसएल की टीम मंगोलपुरी में जाएगी, मौका वारदात से सबूत जुटाएगी और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम ब्रांच की टीम परिवार के बयान दोबारा दर्ज करेगी। साथ ही परिवार के आरोपों की जांच भी की जाएगी। परिवार का सबसे सनसनीखेज आरोप यह है कि रिंकू को सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से जाहिद, दानिश, इस्लाम समेत तमाम आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसे लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। कल शाम लोग सड़कों पर आ गए, इंसाफ की मांग की जा रही है। इस बीच इन्वेस्टिगेशन अब क्राइम ब्रांच के हवाले है, जिस पर इस हत्याकांड का सच सामने लाने का जिम्मा है। इसके लिए क्राइम ब्रांच सभी गवाहों के बयान दर्ज करेगी और साथ ही रिंकू के घर जाकर उसके परिवार से मुलाकात करेगी। बड़ी बात यह है कि क्राइम ब्रांच ठीक दोपहर 2 बजे सीएफएसएल की टीम के साथ वहां पर मौके पर मौजूद रहेगी। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी संवाददाता आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं और इसी बीच पहली बार हम आपको उन आरोपियों का घर भी दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने रिंकू को बेरहमी से मार डाला। मौके पर मौजूद संवाददाता गौनिका अरोड़ा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगोलपुरी में जिस जगह पर रिंकू शर्मा मृतक का घर है, उनके घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर आरोपियों के घर पे भी है। यहाँ पर सामने जहाँ टेंट लगा है, यहीं पर रिंकू शर्मा का घर है और यहीं रिंकू पर बड़ी बेरहमी से हमला किया गया और उसके बाद रिंकू की हत्या कर दी गई। और वहां से सिर्फ 10 कदमों की दूरी पर चलकर आरोपी नसीरुद्दीन का घर है। फिलहाल घर पर ताला लगा हुआ है। परिवार के सभी लोग इस वक्त फरार हैं और घर के शीशे भी टूटे हुए हैं, क्योंकि बुधवार को जब रिंकू की हत्या की गई उसके बाद इलाके के लोगों में बेहद ही गुस्सा था। मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाए और इसके चलते लोगों ने कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पर गुस्सा दिखाया। घर के कांच इस वक्त टूटे हुए हैं और बाकी के जो आरोपी हैं उनके घर भी बिल्कुल आसपास ही हैं। आपको बताएं कि यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर जब आप रिंकू के घर की गली से बाहर निकलते हैं तो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही बाहर जो सामने वाली गली है, ये दरअसल पूरा मंगोलपुरी का इलाका है। के ब्लॉक में रिंकू का घर है और सामने वाले जो ब्लॉक में वहां पर एक और आरोपी का घर है। इस वक्त उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है, क्योंकि तकरीबन परिवार के सभी लोग इस वक्त फरार हो चुके हैं और कोई भी के घर पर मौजूद नहीं है। फिलहाल इस पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस की और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि मृतक का घर और आरोपियों के घर बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में इलाके का माहौल खराब ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। रिंकू की गली से जब बाहर निकलकर लेफ्ट की तरफ आते हैं तो यहीं पर एक और आरोपी का यहाँ पर घर है। ये दरअसल ताजुद्दीन का घर है। फिलहाल उसके घर पे भी कोई नहीं है। पूरे घर में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है और घर के आसपास भी इस तरीके से यहाँ पर फोर्स पूरी तरीके से तैनात की गई है ताकि पूरे इलाके का जो माहौल है वो ना बिगड़े। साथ ही साथ अगर इस्लाम वो शख्स है जिसकी पत्नी को रिंकू ने करीब 2 से 3 साल पहले खून दिया था। जब इस्लाम की पत्नी अस्पताल में प्रेगनेंसी के दौरान भर्ती थी तब रिंकू ने उसे ब्लड देकर उसकी जान बचाई थी। और लेकिन ये जो आरोपी हैं, इन आरोपियों में इस्लाम का नाम भी शामिल है। वो भी उस वक्त उन्हीं में शामिल था जिन लोगों ने रिंकू पर हमला किया और उसका घर भी यहाँ इस गली के सामने वाली गली के बैक साइड पर है। तो देखिए बिल्कुल जो सभी आरोपी हैं उनके घर नजदीक है रिंकू के घर में। ऐसे में इलाके का माहौल खराब ना हो, पूरी इसकी कोशिश भी की जा रही है। पुलिस फोर्स इसलिए यहाँ पर तैनात की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। लेकिन परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि सभी के घरों को सील किया जाए जो आरोपी हैं। इसके अलावा परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए ताकि दोबारा उनके परिवार पर इस तरीके से हमला ना हो। और परिवार के लोगों में भी इस पूरे माहौल को लेकर डर बना हुआ है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको 4 आरोपियों के घर दिखाए जिनके घर रिंकू के घर के बिल्कुल ही नजदीक हैं और ऐसे में आपस में इनका मेलजोल भी था। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि ये पूरा मामला जो है वो आपसी रंजिश का है। लेकिन परिवार का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम बोलने के नाम पर ही रिंकू की हत्या की गई। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद से लोगों में जिस तरीके का आक्रोश है उसे लेकर भी टेंशन इस वक्त पूरे इलाके में बहुत हाई है। हालात ये है कि मौके पर सीआरपीएफ को तैनात करना पड़ा है। सारी तैयारी की गई है ताकि कहीं से भी माहौल बिगड़ने की कोई गुंजाइश ना हो।
मंगोलपुरी के के ब्लॉक में जहां पर रिंकू शर्मा का घर है और उनके घर के बाहर उन पर हमला हुआ और उसके बाद अस्पताल में भी हमला किया गया और रिंकू शर्मा की हत्या बेरहमी से की गई। इस वक्त उसी इलाके में पूरे तरीके से पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है क्योंकि ये पूरा मामला परिवार का आरोप है कि सांप्रदायिक मामला है। रिंकू विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता था। इसके अलावा जब राम मंदिर को लेकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा था तो रिंकू उस वक्त जब इस गली में, इस इलाके में एक जुलूस निकाला गया तो उसमें भी रिंकू शामिल था और जय श्री राम के नारे लगाने के चलते ही परिवार का आरोप है कि रिंकू की हत्या की गई। इसके अलावा पुलिस फोर्स यहां पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है ताकि इलाके में शांति बनी रहे, किसी भी तरीके की कोई भी माहौल यहां पर खराब ना हो। लगातार सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पूरे इलाके में घूमा जा रहा है ताकि अगर किसी भी तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो उसे रोका जा सके। और ये जो सिक्योरिटी है ये कल से ही तैनात की गई है। आज सीआरपीएफ के जवानों के भी यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि परिवार का ये कहना है कि जब रिंकू ने जय श्री राम बोला तो उसके बाद से ही आरोपी लगातार उस पर भड़के हुए थे और उसी के चलते रिंकू की हत्या की गई। और इसीलिए देखिए गली में पोस्टर भी लगाया गया है कि श्री राम बोलने पर रिंकू की हत्या क्यों की गई। इस तरीके का पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है और पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर भारी संख्या में तैनाती की गई है और गली के हर छोर पर फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर माहौल ना बिगड़ सके क्योंकि जो आरोपी हैं वो भी इस गली के या फिर इसके नजदीक की गलियों के आसपास के इलाकों के ही रहने वाले हैं। ऐसे में रिंकू शर्मा के घर से कुछ ही दूरी पर उनके घर है और दोबारा परिवार पर किसी तरीके का कोई हमला ना हो, परिवार को सुरक्षा दी जा सके, पूरे इलाके में सुरक्षा की जा सके, इसी के लिहाज से लगातार दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो वो ना किया जा सके। दरअसल पुलिस का ये कहना, पुलिस ने जो सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है इस पूरे मामले को, पुलिस ने उस पूरे मामले से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों की और जो मृतक रिंकू है उन दोनों की आपसी रंजिश थी जिसके चलते रिंकू पर हमला हुआ, रिंकू की हत्या की गई। लेकिन परिवार का ये कहना है कि श्री राम बोलने के चलते ही रिंकू की हत्या की गई। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। रिंकू मर्डर केस में 3 अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं जिसके बाद बहुत से सवाल और बहुत सस्पेंस है। सबसे पहली थ्योरी तो ये जो रिंकू का परिवार आरोप लगा रहा है, रिंकू के परिवार का दावा है कि राम मंदिर की चंदा रैली में शामिल होने की वजह से रिंकू का मर्डर कर दिया गया। जय श्री राम का नारा लगाना इतना नागवार गुजरा कि घर में घुसकर रिंकू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी लंबे वक्त से रिंकू को मारने की धमकी दे रहे थे। ये पहली थ्योरी है। और वहीं दिल्ली पुलिस का दावा ये कहता है, जो कि परिवार से बिल्कुल अलग है, इसके ठीक उलट है। पुलिस का कहना है कि एक बर्थडे पार्टी के दौरान रिंकू और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ। धार्मिक एंगल में हत्या के दावे को फिलहाल पुलिस ने सही नहीं माना है। ये विवाद एक रेस्टोरेंट के बिजनेस बंद होने पर शुरू हुआ और ये विवाद उसकी हत्या की वजह बना। ये सभी आरोपी एक दूसरे को जानते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और इसी के बीच एक तीसरी थ्योरी भी सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि होटल का बिजनेस बंद होने की वजह से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद रिंकू होटल का सामान लेकर अपने घर ले आया। सभी आरोपी वो सामान लेने के लिए रिंकू के घर पहुंचे और इसी दौरान रिंकू का आरोपियों से झगड़ा हो गया और रिंकू किचन से चाकू लेकर आ गया और इसी झड़प के दौरान मेहताब ने वही चाकू रिंकू के पीठ में घोंप दिया। इस केस में नया ट्विस्ट आया है उस रेस्टोरेंट के मालिक के बयान के बाद, जिसमें दिल्ली पुलिस झगड़े की बात कह रही है। रेस्टोरेंट के मालिक अनिल का यह कहना है कि उस दिन दरअसल कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। मंगोलपुरी इलाके में एक रेस्तोरां में कुछ लड़के बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान उन लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बिजनेस बंद होने के विषय को लेकर के, एक बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद वो लड़के वहां से चले गए थे। इसके उपरांत उनमें से एक लड़का रिंकू के घर के पास में उस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट शुरू हुआ। मारपीट के दौरान रिंकू को चाकू से चोट लगी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कुछ नहीं, अपना नॉर्मल खाना खाया, चले गए, बिल दिया अपना, कुछ नहीं। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा वाली कोई बात नहीं। कोई केक वेक कटा? नहीं, यहाँ कोई केक नहीं कटा, कोई कुछ नहीं कटा। पुलिस का दावा है कि मर्डर बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ, लेकिन परिवार के आरोप बेहद सनसनीखेज है। परिवार के मुताबिक रिंकू का खून
उन्हीं लोगों ने किया जिसके परिवार को रिंकू ने खुद अपना खून दिया था। रिंकू की मां का दावा है कि जय श्री राम का नारा लगाने पर रिंकू को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। रिंकू के घर में हम इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल रिंकू की जब हत्या हुई तो उनमें से जो एक आरोपी है वो एक ऐसा शख्स है जिसकी पत्नी को रिंकू ने खून दिया था। इसके अलावा एक और आरोपी को रिंकू ने कोरोना के वक्त अस्पताल में भर्ती होने में भी मदद की थी। रिंकू की मां इस वक्त हमारे साथ हैं। आंटी जी, जब रिंकू ने मदद की थी उनकी, उसके बावजूद उन्होंने इस तरीके से रिंकू ने इस्लाम की पत्नी को खून भी दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे बदला लिया कि रिंकू की जान ले ली है बेटा। सारा संसार ही कह रहा। ये कब खून दिया था रिंकू ने उनको? सर बेटा बहुत साल हो गए, इसके बच्चे हुए थे 2 जुड़वा, तब दिया था। मर गई थी वो तो बिल्कुल ही, मेरे बच्चे ने उसको बचाया। तब रिश्ते इस्लाम के साथ, उनके परिवार के साथ सही थे उस वक्त? रिश्ते तो अभी भी ठीक थे। ये जय श्री राम बोलता था, उससे वो चिढ़ते थे। उसकी वजह से मेरे बच्चे की जान ले ली। मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उनको फटाफट फांसी की सजा दी जाए और ये लोग यहाँ नहीं रहने चाहिए। इनका घर सील कर दिया जाए। मेरे 2 बच्चे हो रहे हैं, मुझे डर है। मेरा भी गला दबाया उन्होंने इमरजेंसी में, अभी भी मैं बोल नहीं पा रही गले से। कोरोना के वक्त एक और किसकी मदद की थी रिंकू ने? उसका भाई था, नाम नहीं मुझे पता बेटा, क्या नाम है वो बता देगा, मन्नू बता देगा, मुझे नहीं पता। मैं बाहर नहीं जाती बेटा। सबकी मदद करता था रिंकू? वो कोई भी बुला ले, पूरी गली में सबकी सेवा करता था। किसी के दुख सुख हो सबसे पहले हमें भी नहीं बताता था घर में, सबसे आगे भाग के जाता था वो। राम की तरह था मेरा बच्चा, पर ये मेरे बच्चे को खा गई है बिल्कुल ही। और मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे आज मेरा दिल रो रहा है, इनका भी परिवार ऐसे रोए, इनको फांसी पे लटकाया जाए, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। मैंने अभी तक पूछो बच्चों से 4 दिन हो गए, रोटी नहीं खाई, पूरी रात नहीं सोई 4 दिन से, जब से मेरा बच्चा गया। 5 आरोपियों को इस वक्त गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अभी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? को तो सबसे पहले करना, मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ था वो, इतना शरीफ बच्चा की जो उसी ने तो मेरा गला दबाया इमरजेंसी में। जो 15,000 रुपया कमाएगा, करोड़ों का पैसा है उसके पास, 10-10 12 मकान है, मैंने क्यों नहीं बनाए? औरों ने क्यों नहीं बनाए? गंदे काम करता है ना वो। रिंकू ने इस्लाम की पत्नी को खून दिया था और उन लोगों ने ही रिंकू किस तरीके जान ले ली सारों ने, इन 5 ने, परिवार ने। बस उनको फांसी की सजा दी जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी, हम चारों को डर है। रिंकू के भाई मनु इस वक्त हमारे साथ हैं। ये इस्लाम की पत्नी को जो खून दिया था, किस साल में दिया था और क्या जरूरत थी उस वक्त? एक्चुअली मैम ये डिलीवरी केस था, तो उनकी वाइफ को होश नहीं था। जब भैया ने खून की उनकी मदद करी थी, खून दिया था, तो इस बात को हो गए हैं कम से कम 3-4 साल हो गए होंगे, 2-2.5-3-4 साल, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो यही कि इनका यही रीज़न था कि जब उसकी वाइफ को होश नहीं था और डिलीवरी का टाइम था, जब भैया ने उनकी मदद करी थी, ब्लड डोनेट किया था उन्हें। इस्लाम ने आकर कहा था कैसे, क्या रिंकू खुद से गए? एक्चुअली मैम हमें तो ये भी नहीं पता था। भैया ने अभी भैया से पापा ने पूछा कि तू कमजोर कैसे हो जा रहा है, जब भैया ने खुद बताया कि मैंने ऐसे ब्लड दिया था उन्हें। तो इस्लाम ने बुलाया था उनको, रिंकू खुद अपनी मर्जी से मदद करने के लिए गए थे, क्योंकि वो खुद भी एक लैब टेक्नीशियन थे। तो मैम एक तो उनका तो काम ही है, मदद करना तो काम था, इनके लिए काम करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा था कि कोई बात नहीं, इनकी भी मदद करते हैं। जब वो खून खुद निकालते हैं, लैब टेक्नीशियन है वो एक, तो खून देने से तो कोई उनको वो दिक्कत थी नहीं। तो इसलिए मैम बस यही, इन्होंने खून दिया और इन्होंने खून ले लिया मेरे भाई का, यही था, इन्होंने गलत किया ये। इसके अलावा एक और आरोपी को कोरोना के वक्त अस्पताल में भर्ती होने में भी मदद की थी। किस आरोपी की मदद? वो सकरुद्दीन नाम है उनका। कोरोना काल में जब वो बीमार हुए थे, तो सबसे पहले इन्होंने भैया को ही फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है। फिर भैया ने इन्हों को हॉस्पिटल वगैरह में इनकी जांच वगैरह करवाई, भैया ने मदद करी उस टाइम भी। रिपोर्ट वगैरह जब जो थी, भैया ने इनकी मदद करी थी, सकरुद्दीन की, इन्हीं के भाई हैं इस्लामुद्दीन के। तो किस अस्पताल में इनको भर्ती कराया था? उसके बाद भी पहले रिश्ते कैसे थे इन लोगों के आपस में? मैम इनसे तो हमारा वैसे कोई इतना लेन देन रिलेशन था ही नहीं रिश्ते का। बस ये लोग जब से ही 5 अगस्त से हमने जो शुभ यात्रा निकाली थी, जब से ही विरोध करते थे, क्योंकि जो बड़े भाई थे मेरे रिंकू शर्मा,
वो हिंदुत्व के लिए काम करते थे, इसलिए ये लोग उसका विरोध करते थे बस। इस्लाम और सिकरुद्दीन इनके घर कितनी दूर है आपके, और मिलना जुलना होता था क्या रिंकू से? मैम ये आसपास आगे पीछे वाली गली में ही रहते हैं। इनके 5-6 घर है, मैं बता तो रहा हूँ आपको। इनके 5-6 घर हैं, ये आसपास रहते हैं। 5 भाई यहीं रहते हैं मंगोलपुरी में। 10 फरवरी बुधवार की रात मंगोलपुरी में हुआ क्या था वो जान लीजिए। 10 फरवरी को मंगोलपुरी में दानिश, इस्लाम, मेहताब, जाहिद और ताजुद्दीन करीब 2 दर्जन साथियों के साथ रिंकू शर्मा के घर पर हमला बोल देते हैं। यह उस वक्त की सीसीटीवी तस्वीर है जिसमें आप देखेंगे कि सारे आरोपी लाठी डंडों के साथ रिंकू के घर की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद रिंकू को घसीटकर लाठी डंडों से पीटते हैं। घर वाले उन्हें बचाने के लिए आगे आते हैं तो घर वालों पर भी इन्होंने हमला कर दिया।